हिंदी को ट्रिक से पढ़ने का अपना एक अलग ही मज़ा है। पिछले 2 वीडियो पे मैंने ट्रिक जो बताया, शानदार शानदार ट्रिक, अव्ययीभाव समास का कितना शानदार सा ट्रिक था। फिर उसके बाद से तत्पुरुष समास के अलग अलग तरीके से ट्रिक बताया। आज फिर लिया जाए 3 समास, और 3 समास में मैं आपको बता दूं, बड़ा आपको जान के हैरत होगी कि जो पहला समास, जैसे आज कर्मधारय की मैं बात करूंगा, कर्मधारय 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरीके का कर्मधारय होता है। और तो और द्विगु समास, जो आप लोग बड़े आसानी से द्विगु समास जानते हैं, द्विगु समास भी 2 तरीके से होता है। और फिर उसके बाद से आज देखा जाएगा द्वंद्व समास। एक बहुब्री मैं आज छोड़ूंगा, आज बहुब्री नहीं बताऊंगा, इसलिए कि बहुब्री बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला होता है, बड़ा उसमें पेचीदगी होता है। वो एक तो खुद ही 4 प्रकार का है, दूसरे कर्मधारय से तुलना इससे, तो इसको छोड़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो आज 3 देखा जाएगा। फिर मैंने क्या बताया कि आज कर्मधारय देखा जाएगा। कर्मधारय 3 तरीके का कर्मधारय होता है। द्विगु 2 तरीके का होता है, और द्वंद्व समास 3 प्रकार से होता है। और सबको देखते हुए ट्रिक कैसे, एक नजर में देखते ही 1 सेकंड के अंदर आप कैसे प्रश्न को हल करते हैं, यही तो ट्रिक है। समझना अपनी जगह है और ट्रिक निकालना अपनी जगह है। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता तो सिर्फ ट्रिक बता देता, लेकिन सिर्फ ट्रिक नहीं भाई साहब, नहीं, आपको एग्जाम देना है, एक पद हासिल करना है। एक बात याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। जब तक समझ में ना आए, ट्रिक भी किसी काम का नहीं होता है। फिर आइए देखा जाए। तो सबसे पहले आइए चलते हैं कौन कौन सा समास, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले चलते हैं कर्मधारय पे। कर्मधारय का मतलब जानते हैं, सीधा सीधा बात होता है कि जो पहला वाला जो पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जनरली हम लोग जानते रहते हैं, ठीक है। देखिए जनरली ये लो, पहला नियम जो क्या कहलाता है कि पहला नियम जो कहलाता है वो ये रहा। आइए देखिए कि जो पहला पद जो होता है ना, पहला पद ये दूसरे वाले पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। कहा जाता है कि प्रथम पद विशेषण होगा, द्वितीय पद विशेष्य होगा। एक सवाल यहां से निकल के आता है कि किस समास में विशेष्य विशेषण का संबंध पाया जाता है, तो आप कहिएगा कर्मधारय समास में पहला वाला पद दूसरे की विशेषता बताएगा। जैसे ये लिखा है कमल, तो कमल कैसा है, तो नीला है, पहला वाला पद विशेषता बताएगा। मणि कैसी है, तो लाल है। सागर कैसा है, तो देखिएगा पीला है। आत्मा कैसी है, महान है। युवक कैसा है, नया है, नौजवान है, तो कहा जाएगा नवयुवक। शासन कैसा है, तो सु माने होता है, याद रखिएगा, अच्छा, तो शासन कैसा है, तो अच्छा है। रूप कैसा है, कु का मतलब होता है, याद रखिएगा, खराब, तो रूप कैसा है, तो खराब है। अंबर कैसा है, तो नीला है। ये देखिएगा ये एक तरीके का है, ये एक तरीके का है, ठीक है। ये एक तरीके का आपने देख लिया कि पहला वाला पद जो है वह विशेषता बताता है दूसरे वाले पद की। बड़ा आसानी से आप पहचान जाएंगे, ठीक है। पहला वाला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसी का एक एग्जांपल होता है नीलगाय। अब चलिए दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये देखिए, दूसरा तरीका, अब जरा दूसरे तरीके पे गौर कीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कर्मधारय का, वो ये कहा जाता है कि दोनों पद जो होते हैं ना, वो उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। उपमेय उपमान का मतलब कि एक दूसरे से तुलना कराया जाएगा, इसके समान ये। अब तक जो पहला नियम था वो क्या था कि पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा था, लेकिन दूसरा तरीका ये कहलाता है कि एक दूसरे की तुलना होगा। आइए देखिए, लिखा है चरण कमल। क्या लिखा है? चरण कमल, यानी कि चरण कमल, कमल के समान चरण, एक दूसरे की तुलना कर लिए। चरण के समान कमल, कमल के समान चरण। लिखा है चंद्र मुख, यानी कि चांद के जैसा मुख, ये तुलना कर रहा है एक दूसरे का। फिर लिखा है लता देह, लता के समान शरीर, देह का मतलब शरीर, तो लता के समान शरीर, ये एक तुलना कर दिया है। लौह पुरुष, तो लोहे के समान पुरुष। विद्या रत्न दिया है, विद्या के समान रत्न। वायु के समान वेग, मृग के समान लोचन, यानी कि आंख। यहां पर देखिए तुलना हुआ, दोनों में थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा। ये पहला वाला पद सिर्फ दूसरे की विशेषता बताएगा, यानी कि युवक कैसा है, तो आप कहेंगे नया है, लेकिन नौ के समान युवक और युवक के समान नौ ये नहीं था। शासन कैसा है, तो आप कहेंगे अच्छा है, लेकिन आप ही कहेंगे अच्छा के समान शासन, शासन के समान अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये एक दूसरा तरीका है। यहाँ एक दूसरा तरीका है, चांद के समान मुख, मुख के समान चांद। वायु के समान वेग, वेग के समान वायु। बात समझ में आ गई ना। मृग के समान लोचन, लोचन के समान मृग।
ये एक तुलना हुआ। एक और नियम अभी बचा हुआ है, एक और नियम अभी भी बचा हुआ है। देखिए अब दूसरा नियम ये लिए सामने। दूसरा नियम आपको ये देख के लगेगा, आपके सामने आ जाए और आप नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा ये द्वंद्व समास है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं होता है। बस इतना याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इधर से आया माता, इधर से आया पिता, रिपीट शब्द तो नहीं होता है ना द्वंद्व समास में। सीधी बात भाई कि द्वंद्व समास में माता माता तो नहीं लिखा गया होगा ना, द्वंद्व समास में पिता पिता तो नहीं लिखा गया होगा ना, तो वो द्वंद्व समास दूसरी चीज होती। यहां ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास का सीधा कर्मधारय समास का तीसरा नियम जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए। विशेषण शब्द अगर रिपीट कर जाए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद कीजिए, मैं अव्ययीभाव समास में आपसे बताया था, संज्ञा शब्द रिपीट कर जाए, दिन दिन रात रात, तो अव्ययीभाव समास था। क्रिया शब्द रिपीट कर जाए तो अव्ययीभाव समास था। क्रिया विशेषण शब्द रिपीट कर जाए, धीरे धीरे, तेज तेज, मंद मंद, तो अव्ययीभाव समास था। यहां विशेषण शब्द रिपीट कर जाए तो कर्मधारय समास होता है। विशेषण शब्द क्या होता है? लाल, हरा, नीला, पीला, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या होता है? ये विशेषण होता है। तो विशेषण शब्द रिपीट कर दीजिए। लिखा है लाल लाल, काला काला, गोल गोल, पीला पीला, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, कुछ भी ऐसा अगर रिपीट कर जाए शब्द तो उसी को क्या कहिएगा? उसी को कहिएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास 3 प्रकार से मैंने बता दिया आपको, यही ट्रिक था। देखिएगा, अगर पहला वाला शब्द दूसरे की विशेषता बताए हो जाएगा कर्मधारय, अगर एक दूसरे की तुलना कर रहा हो तो हो जाएगा कर्मधारय, और अगर विशेषण शब्द रिपीट कर जाए तो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं किस पे? द्विगु समास पे। द्विगु समास जनरली हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। पहला वाला पद संख्यावाचक होता है। 2 गाय, तो गाय के आगे संख्या लिखा है 2, तो उसी को कहते हैं द्विगु समास। लेकिन हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, जैसे ये 3 तरीका बताया ना कर्मधारय का, उसी तरीके से 2 तरीका बताएंगे। देखिए पहला वाला, जनरली जो आसान आसान शब्द जैसे होता है 2 गाय 4 लड़के, वो तो आप कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, मुझे मालूम है। कुछ अलग देखा जाए, लिखा है चौराहा, लिखा है ना चौराहा, तो सीधी सी बात है, रास्ता कितना है? तो 4 है, ये भी आप कर ले जाएंगे। लिखा है पंच महल, महल कितना है? 5, 5 तल्ला होगा तो कहते पंचमहल हो गया। नवरात्र, तो रात कितनी? तो 9, नवरात्र आप जानते होंगे, अंगुली गिन लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा सप्ताह को देखा जाए। सप्ताह का इसमें क्या होता है? जनरली आप लोग जानते हैं 7 दिनों का सप्ताह कहा जाता है, लेकिन ये शब्द में कहां से द्विगु है ये देखना है जरा। लिखा है इसमें सप्त, 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 अहन, अहन, अहन का मतलब होता है दिन, और अहन का ही छोटा रूप है, टूटा रूप है अह, अह, तो सप्त धन अह, तो क्या बनेगा? सप्ताह बनेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा शत अब्द, एक मैं वीडियो डाला था, अब्द, अब्द 3 भाषाओं का शब्द था, अरबी का भी, फारसी का भी, संस्कृत का भी। अभी मुश्किल से हफ्ता दिन नहीं हुआ वो वीडियो को डाले हुए। संस्कृत का भी शब्द है अब्द, फारसी का भी शब्द है अब्द, अरबी का भी शब्द है अब्द, और तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, और तीनों का प्रयोग हम लोग अपने हिंदी में करते हैं। उस वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा कि अब्द का मतलब होता क्या है। तो 7 अब्द, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा शताब्द का रियल मतलब क्या होता है। 1 अंक, 1 अंक, कोई भी कहानी अगर 1 अंक वाली होती है तो उसी को एकांकी कहा जाता है। तो पहला वाला पद जो होता है अगर संख्यावाचक उसे कह दीजिएगा आप। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जरा इधर देखिएगा, आपके सामने एक चीज ये है चार्ट, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, ये जो 1 से लेके 10 तक का मामला है ना, ये उठा लीजिए, खूब ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेके 10 तक ये होता है द्विगु समास। 1 से लेके 10 तक ये द्विगु समास होता है। संख्या है, ये किस कहीं प्रयोग होगा, संख्यावाचक। अब जरा इधर आइए, देखिए 19 से लेकर 99, ये वाला 19 से 99, 19, 29, 39, 49, 59, 69,
89 और 99। समझ में आ गया ना? इसे कहा जाता है द्विगु समास। ये कहीं आए तो ये हो गया आपका द्विगु समास हो गया। बात समझ में आ गई? अब ये जो जितना ये बीच का बच गया आपका 11 से लेके 18, 21 से लेके 28, 31 से लेके 38, इस तरह से करते, ये जो जितना भी बीच का बच गया ना, इसे कहा जाता है द्वंद्व समास। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 से ये 10 हुआ और 19 से लेके ये 99 होगा। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ये द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। लेकिन ये जितना जो बीच का बच गया 11 से 18 ऐसे करते 91 से 98 तक, ये द्वंद्व समास होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये दो तरीका था द्विगु समास जानने का। एक द्वंद्व समास आप जान गए हैं। आइए अब चलते हैं अगला, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है इतरेतर द्वंद्व। एक कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व। एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व और एक होता है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। थोड़ा सा पहले परिभाषा समझ लिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है इतर इतर। इतर इतर आप जानते हैं, माता पिता द्वंद्व समास है, दिन रात द्वंद्व समास है ना द्वंद्व समास, ठीक है। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, छोटा बड़ा द्वंद्व समास है, लव कुश, ये सब द्वंद्व समास है। लेकिन इतरेतर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विलोम न हो। इतर इतर, एक इधर से कहीं से ले लिया, एक इधर से कहीं से ले लिया और उसको रख दिया, इसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। और दूसरा क्या है? वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है ऐसे दो शब्द उठाइए जो एक दूसरे के विकल्प हों, यानी कि एक दूसरे के विलोम हों, उसे कहा जाएगा वैकल्पिक। जैसे छोटा बड़ा, ये वैकल्पिक द्वंद्व होता है। छोटा बड़ा वैकल्पिक द्वंद्व होता है। लेकिन वहीं लिखा हो लव कुश, तो लव का विलोम कुश थोड़ी होता है। राम लक्ष्मण, तो राम का विलोम लक्ष्मण थोड़ी होता है। तो राम लक्ष्मण लव कुश, ये कहां जाएगा? ये जाएगा इतरेतर द्वंद्व में। लेकिन लिखा हो छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, दिन रात, देश विदेश, ये सब क्या होगा? ये आपका हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, खूब बढ़िया से उसको देखिएगा। एग्जाम्पल पहले इसको देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू में। आइए देखा जाए। अब एग्जाम्पल देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। देखिए लिखा है राम लक्ष्मण। अब बताइए राम लक्ष्मण क्या एक दूसरे का विलोम है क्या? नहीं है। तो राम लक्ष्मण जब विलोम नहीं है तो कहां जाएगा? ये इतरेतर द्वंद्व में आएगा कि नहीं आएगा? लव कुश एक दूसरे का विलोम है क्या? नहीं है। तो ये कहां जाएगा? इतरेतर द्वंद्व में आएगा। जलवायु, अच्छा एक और बात बता दूं, हर मोड़ पे बीच में डैश मत खोजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि वो योजक चिन्ह बीच में लगा हो। 90% केसेस में होते हैं। लेकिन अब लिखा हो जलवायु, तो जलवायु में तो डैश लगा नहीं है, जलवायु में योजक चिन्ह लगा नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो द्वंद्व नहीं है तब भी द्वंद्व है। मतलब क्या है कि अर्थ समझ में आना चाहिए। वो एक नियम है कि भाई ज्यादातर शब्दों में ऐसे केसेस में आते हैं कि बीच में डैश लगा होता, ठीक। तो अब जलवायु लिखा है तो जल का विलोम वायु थोड़ी होता है। इसी तरीके से एक शब्द बन जाएगा राधे श्याम। राधे श्याम एक शब्द है, तो क्या राधे श्याम में बीच में डैश लगा है क्या? नहीं लगा है। तो राधा का विलोम श्याम थोड़ी होता है, वो भी क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व। लिखा हुआ है दूध रोटी, तो दूध का विलोम रोटी थोड़ी होता है, नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व। मतलब कि एक दूसरा शब्द दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान है और दोनों विलोम नहीं है। इतरेतर है, एक इतर और एक इतर, एक इधर से कहीं से ला दिया हमने, ठीक, युग्म बना दिया, जोड़ा बना दिया, हो गया। तो ये हो गया। अब जरा देखिएगा, लिखा है देश विदेश। क्या लिखा है? देश विदेश। अब देश विदेश लिखा है, ये विलोम है कि नहीं है? है। देश का विलोम क्या होता है? विदेश। छोटा बड़ा विलोम है कि नहीं है? है। दिन रात में क्या है? विलोम है कि नहीं है? है। अब लिखा हो अच्छा बुरा, तो विलोम है।
बात समझ में आ गई ना। तो जितना भी विलोम वाला होगा वो सब के सब कहां जाएगा, वैकल्पिक में जाएगा। ठीक, अब आते हैं समाहार द्वंद्व पे। अब समाहार द्वंद्व कहते किसे हैं समझ लीजिए। समाहार द्वंद्व का मतलब ये होता है कि हिंदी में ऐसे कुछ युग्म शब्द हैं, कुछ ऐसे दो शब्दों का जोड़ा बनाया गया है, यानी कि द्वंद्व समास तैयार किया गया है। कहने के लिए वो दो शब्द होते हैं, लेकिन वो दो शब्दों के पीछे समग्र भाव छुपा होता है। यानी कि आप बहुत कुछ कहने के लिए सिर्फ दो शब्द कह दीजिए, उन दो शब्दों से बहुत कुछ पता चल जाता है। एग्जाम्पल सुन लीजिए। कहा जाए रोजी रोटी, दो शब्द बोला हूं, रोजी रोटी, सीधे सीधे द्वंद्व समास तो है ना द्वंद्व समास। लेकिन याद रखिएगा, रोजी का मतलब कमाई होता है और रोटी का मतलब अनाज होता है। दो अलग अलग शब्द उठाया, लेकिन जो ही हम रोजी रोटी कहते हैं तो उसके पीछे पूरी की पूरी कमाई, हमारा पूरा का पूरा खर्चा, हमारी जिंदगी के कैसे क्या किस्से हैं, कैसे हमारे खर्चे, उसमें सारा भाव छुपा होता है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्द बोले जाएं लेकिन उसके पीछे समग्र अर्थ छुपा हो, उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में कैसे लिखा है रोजी रोटी। यहां पे देखिए रोजी रोटी, समझ गए। रोजी रोटी कहा जाता है दाल रोटी। अब दाल रोटी में समग्र भाव है। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई आपसे मिलता है तो आपसे ही पूछता है कि आमदनी कितनी हो रही है तुम्हारी, दाल रोटी चल जा रही है कि नहीं चल जा रही है। अब वहां दाल रोटी का मतलब सिर्फ दाल और सिर्फ रोटी नहीं होती है। दाल रोटी के पीछे पूरा खर्चा, पूरा खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवाई सब छुपा होता है। लेकिन सिर्फ हम कहते हैं दाल रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है। इसी तरह से एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा लत्ता। कपड़ा लत्ता में हमारे सभी परिधान, जूता से लेके क्रीम पाउडर, कपड़ा, सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है कपड़ा लत्ता में। ठीक है, तो उसी तरह से देखिएगा घर बार, एक शब्द क्या बनता है, घर बार। अब घर बार का मतलब हमारी पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति सब उसमें शामिल हो जाती है। तो हिंदी में ऐसे कुछ ऐसे युग्म शब्द हैं जिनके पीछे ढेर सारा भाव छुपा होता है। अब जैसे कहने का मतलब लिखा हो दिन रात, तो दिन रात का मतलब सिर्फ एक ही अर्थ है, दिन और रात। लिखा हो राम लक्ष्मण, तो एक ही अर्थ है, राम और लक्ष्मण। लेकिन जो ही कहा जाए रोजी रोटी, तो रोजी रोटी में बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। आपकी पूरी कमाई उसमें छुप गई है, आपके पूरे खर्चे, दवा से लेके, कपड़ा से लेके, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ उसमें समाहित हो गया है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ऐसे शब्दों का युग्म, यानी कि ऐसे द्वंद्व समास जिनके पीछे ढेर सारे अर्थ छुपे हों, उसे कहा जाता है समाहार द्वंद्व। और जितने भी विलोम वाले शब्द होते हैं, यानी कि वैकल्पिक, उन्हें कहा जाता है वैकल्पिक द्वंद्व। और जितने भी विकल्प वाले नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है इतरेतर द्वंद्व। और इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, कहा जाता है कि इतरेतर द्वंद्व में और, तथा, एवं का भाव छुपा होता है। मतलब यह है कि इन दो शब्दों को जब बोला जाएगा तो हमेशा ऐसे ही कहा जाएगा, राम और लक्ष्मण, लव तथा कुश, जल और वायु, दूध और रोटी। इनके बीच में हमेशा और या तथा का भाव निकलेगा। देश विदेश, या, ये जो वैकल्पिक द्वंद्व है ना, या अथवा, इनमें इसका भाव निकलेगा हमेशा। देश या विदेश, छोटा या बड़ा, दिन या रात, एक दूसरे का विलोम है ना, तो हमेशा अच्छा या बुरा, हमेशा या का भाव छुपा होता है। और इनके पीछे आदि या इत्यादि का भाव छुपा होता है। आदि या इत्यादि का, यानी कि रोजी रोटी में मतलब हम दो शब्द कह के और शब्द कहे जा सकते हैं, उसके पीछे और भी शब्दों का भाव छुपा होता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये द्वंद्व समास होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने देखा कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताएंगे तभी जाके मुझे समझ में आएगा कि मेरी कोशिश कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा लगा हो तो किसी एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, मेरे लिए उतना ही बहुत है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का होता है।